प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग चाहे आर्ट में हो या कॉमर्स में हो, आप दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों ने इस प्रकार की परीक्षा दी होगी, यानी आज का ये प्रश्न पत्र हल किया होगा। इस प्रश्न पत्र को सभी शासकीय स्कूलों में करवाया गया है। हालांकि यदि इस वीडियो को अशासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी देख लेंगे तो उन्हें भी ये फायदा है कि उन्हें प्रश्न पत्र के पैटर्न का पता चल जाएगा और ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। वार्षिक परीक्षा में इसमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र को हल करने की। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वस्तु एक्स वस्तु की पी कीमत पर तीन उपभोक्ताओं ए, बी तथा सी द्वारा मांगी जाने वाली मात्राएं दी गई हैं और बाजार मांग पूछा गया है। तो बाजार मांग कैसे ज्ञात करते हैं? हम जितने भी बाजार में उपभोक्ता होते हैं, यहाँ पर तीन उपभोक्ता दिए हैं, तो तीनों उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ करके जो हमारा उत्तर आ जाएगा वही बाजार मांग होती थी। यहाँ पर हमारा उत्तर है 63। अगला है, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग क्या कहलाता है? तो वह विकल्प का त्याग कहलाता है अवसर लागत कहलाता है। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादन बंद कर देने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप देख सकते हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, यह प्रभाव पड़ता है। आगे, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन तब होता है जब क्या होता है? जब मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों। यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प सा सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो इसका सूत्र है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। यहाँ पर सी बराबर उपभोग है और वाई बराबर आय है, यानी कि उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। यह क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर अंग्रेजी में पूछा गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी तो अपने हिसाब से देख लीजिए। आगे हम बात करेंगे, अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहले रिक्त स्थान भरना था आपको काटते। दो अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना था? काटते लिखना था। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकालीन काल अवधि से। जो पैमाने के प्रतिफल का संबंध है वह दीर्घकालीन अवधि से, तो यहाँ पे हम लिखना दीर्घकालीन। प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। फर्म का पूर्ति वक्र कहाँ की ओर शिफ्ट होता है? दाईं ओर शिफ्ट होता है, तो यहाँ लिखना है दाईं ओर। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? यहाँ रिक्त स्थान में अधिपूर्ति कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अधिपूर्ति। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगले रिक्त स्थान में है, जो रिक्त स्थान निवेश योजनागत निवेश का मूल्य है, तो यहाँ पर मेरे मत अनुसार नियोजित आएगा। नियोजित निवेश योजनागत निवेश का मूल्य है। हाँ छात्रों, यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, इस प्रश्न में यदि कोई परिवर्तन होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं यदि कोई परिवर्तन हुआ। बाकी मुझे पूरा लग रहा है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर नियोजित ही आएगा। तो हम नियोजित निवेश योजनागत निवेश का मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए यह कथन असत्य है। जूते और जुराब का प्रयोग स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। जुराब किसे कहते हैं? मोजे को कहते हैं। तो जूते और मोजे का प्रयोग स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है, यह असत्य है, क्योंकि जूते और मोजे यानी कि जूते तथा जुराब स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है बल्कि पूरक वस्तुएं हैं, इसलिए यह कथन भी असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि हम दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि वस्तु विभेद की जो स्थिति है वह अपूर्ण प्रतियोगिता में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कीमतों में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। यह कथन भी सत्य है। और
इसमें सत्य में आखिरी प्रश्न है कि एक उपभोग फलन निवेश तथा उपभोग के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, तो यह असत्य है, क्योंकि उपभोग फलन निवेश तथा उपभोग के बीच के संबंध की व्याख्या नहीं करता, बल्कि किसकी, अगर यहाँ आय लिखा होता तो हमारा कथन हो जाता सही कि आय और उपभोग के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, निवेश लिखा है, इसलिए हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद में अब प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर मैंने सही जोड़ी मिला दी है, आप इनको देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एक एक नंबर वाले 32 प्रश्न थे, कितने आपके सही हुए हैं। पहला प्रश्न, गणनावाचक उपयोगिता का विश्लेषण, इसकी जोड़ी मिलेगी उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करना। पूर्णतया बेरोजगार मांग ई बराबर 0, पैमाने के प्रतिफल की प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल, आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति या फर्म को कहते हैं आर्थिक एजेंट, वस्तु व सेवा के वार्षिक मूल्य की गणना उत्पाद विधि, सीमांत संप्राप्ति का सूत्र है MR बराबर डेल्टा TR बटे डेल्टा TQ। जनता की जमा स्वीकार करना किसका कार्य है, व्यापारिक बैंक का कार्य है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी मिलान हो गई है। अब हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि हम यहाँ पर उत्तर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगली स्क्रीन पर ले चलता हूँ, हम वहां से इनको समझते हैं। तो आइए चलें वहां स्क्रीन। पहला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार सभी क्रियाकलापों की योजना बनाती है, तो इसका सही उत्तर है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार सभी क्रियाकलापों की योजना बनाती है। अगला प्रश्न है बजट रेखा का समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है, बजट रेखा का समीकरण यह है, बजट रेखा का समीकरण P1 x1 धन P2 x2 बराबर M, जहां P1 और P2 क्या है, दो वस्तुओं की कीमतें हैं, और x1 और x2 उन वस्तुओं की मात्राएं हैं, और M बराबर उपभोक्ता की आय है। तो यदि आपने इतना भी लिख दिया है तो ये उत्तर सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, आमतौर पर यह शून्य या शून्य के करीब होती है, तो उत्तर है बेलोचदार। अगला प्रश्न है किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो ऐसा कौन सा बाजार है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार। यह इस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता यानी स्वीकार करने वाली होती है। अगला प्रश्न है जॉन मेनार्ड केन्स की 1936 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसका नाम बताना है, तो उनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक का नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, तो अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार होती हैं और आगे किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में ये नहीं गुजरती हैं, तो ये अंतिम वस्तु हैं जो अंतिम उपभोग के लिए तैयार रहती हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक का ये समझ लिया है, ये सफर हमने तय कर लिया है। एक और प्रश्न बचा है, उसको और समझते हैं। अगला प्रश्न इसमें है बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक जो भारत में RBI है वह वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए, लंबी समय अवधि के लिए ऋण देता है, उसे हम बैंक दर कहते हैं। चलो साथियों अब उसी पेपर पे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक के प्रश्नों को तो हल कर लिया है। अब यहाँ के प्रश्न जैसे हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह भी बड़ा अच्छा सरल प्रश्न आया है। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, तो आप इनके उत्तर आपके हिसाब से वहां देख सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर प्रश्नों का अवलोकन कर रहा हूँ। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, और जैसे ये प्रश्न है आगे भी यदि किसी विद्यार्थी को इस प्रश्न पत्र की आवश्यकता है तो यहाँ से वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसको अपने पास नोट कर सकता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा आगे सरकाता रह रहा हूँ, ये स्लॉट सरकाते रह रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप इसमें से जो भी आपको प्रश्न लग रहे हैं, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये वार्षिक परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें से कम ये मान लीजिए 15 से 20 नंबर के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें वार्षिक परीक्षा की, इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से हल करें क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करें। आप सबने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।